जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों तथा इस चेतना सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले भागलपुर की इस ऐतिहासिक भूमि को नमन करता हूं और आप सब जो इस चेतना सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबको मालूम है कि आज निश्चय यात्रा के सिलसिले में आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। निश्चय यात्रा हमने 9 नवंबर 2016 से शुरू किया और आज आपके बीच आने का मौका मिला। आज सुबह हम एक पंचायत पिंगनाथ नगर का देखने गए, हरदासपुर गांव। वहां पर हमने देखा कि 7 निश्चय की योजनाएं किस तरह से लागू की जा रही है। फिर आज हमने महिला ITI भवन का भी उद्घाटन किया, उसका निरीक्षण किया। आज जो किसानों के फायदे के लिए एक रथ रवाना किया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माध्यम से, उस अवसर पर भी मैं उपस्थित हुआ। और जो युवाओं के लिए जो कुछ हमारे निश्चय के कार्यक्रम हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए जो जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का गठन किया गया है, उसका भी हमने निरीक्षण किया और उसके बाद आपके बीच में उपस्थित हुआ। और कल शाम में ही बांका जिला में चेतना सभा के बाद भागलपुर में आकर हमने संयुक्त रूप से भागलपुर जिले और बांका जिले की समीक्षा की। 7 निश्चय के सिलसिले में, शराबबंदी के सिलसिले में, कानून व्यवस्था के सिलसिले में और जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस सिलसिले में सबकी समीक्षा की। हमारे सभी माननीय विधायक, जनप्रतिनिधिगण, जिला पार्षद सब मौजूद थे, जिला परिषद के अध्यक्ष और सब लोगों की और विधान परिषद के सदस्य सब की मौजूदगी में विस्तृत तौर पर हमने समीक्षा भी की और आज आपके बीच इस चेतना सभा में उपस्थित हुआ। आखिर इस सभा का नाम, इस कार्यक्रम का नाम चेतना सभा क्यों दिया? निश्चय यात्रा के सिलसिले में चेतना सभा। निश्चय यात्रा का मतलब है कि हमने जो निश्चय किया, आप सबको मालूम है चुनाव के पूर्व महागठबंधन बना। महागठबंधन ने साझा कार्यक्रम का ऐलान किया और उसमें 7 निश्चय की घोषणा की गई। आपके आशीर्वाद से फिर जनादेश मिला, सरकार बनी और सरकार बनते ही हम लोगों ने जो चुनाव पूर्व घोषणा की थी 7 निश्चय की, उसको सरकार के कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया और उनको लागू करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न स्कीमों का और योजनाओं का सूत्रण किया गया और उसके माध्यम से आज कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके माध्यम से आप सबको मालूम है महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं पहले से। आप सबको पता है कि महिलाओं को बिहार में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में और प्राथमिक विद्यालयों में, स्थानीय नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने पूर्व में साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की संख्या स्कूलों में बढ़ने लगी। पहले यहाँ स्थिति थी कि मिडिल स्कूल में भी लड़कियां कम जाती थी, लेकिन जब हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की तो लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ने लगी और तब हमने सोचा कि मिडिल स्कूल तक ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा जरूर प्राप्त करना चाहिए। इसे 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली तमाम लड़कियों के लिए
साइकिल योजना की शुरुआत की गई और उसके चलते लड़कियों की संख्या हाई स्कूलों में बढ़ने लगी। और यही नहीं, पहले सबको मालूम है कि पटना राजधानी है, न वहां लड़कियां साइकिल चलाते हुए दिखती थी और न भागलपुर जैसे बड़े शहर में और पुराने शहर में लड़कियां साइकिल चलाती हुई दिखती थी। लेकिन जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो हर गांव से लड़कियां समूह में साइकिल चलाकर निकलने लगी और स्कूल जाने लगी। लोगों की मानसिकता बदल गई। कितना बड़ा परिवर्तन आया। अगर पहले कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती थी तो गांव के लोग परेशान हो जाते थे कि अरे ये लड़की साइकिल चला रही है। उसके अभिभावकों को कहते थे कि अपनी बेटी को संभालो, ये हाथ से निकल जाएगी। लेकिन जब साइकिल योजना लागू की गई तो जब लड़कियां समूह में स्कूल जाने लगी तो सबकी मानसिकता बदल गई, सोच बदल गया और लड़कियां सिर्फ साइकिल चलाकर स्कूल ही नहीं जाने लगी, उसके अरमानों को भी पंख लग गए। और आज मालूम है, जब हम लोगों ने उस योजना की शुरुआत की थी तो पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और आज लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में बढ़कर हो गई है 8,15,000 और अब लड़के और लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में लगभग बराबर हो गई। यह परिवर्तन आया तो हमने महिलाओं के लिए पूर्व से काम किया, महिला सशक्तिकरण नीति बनाई, उसको लागू किया और इस 7 निश्चय में महिलाओं के लिए एक निश्चय हम लोगों ने किया कि बिहार सरकार की हर प्रकार की नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और हम लोगों की सरकार बनी 20 नवंबर को और 2 महीने के अंदर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण का नियम बना दिया और उसे लागू कर दिया। और आज सरकार की किसी भी प्रकार की नौकरी में बहाली हो, नौकरी मिले, उसमें 35% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। तो 7 निश्चय का एक निश्चय तो हमने क्रियान्वित भी कर दिया और साथ में 2 निश्चय युवाओं के लिए। हमारे युवा अगर आगे बढ़ेंगे, आपको मालूम है अपने बिहार में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। वैसे तो अपने पूरे भारतवर्ष में युवाओं की संख्या अनुपातिक दृष्टिकोण से ज्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा है। इसलिए जब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने युवाओं के विकास के लिए एक निश्चय में 5 कार्यक्रम किया। आर्थिक हल, युवाओं को बल। हमने ये महसूस किया अपने कार्यकाल के दौरान कि हमारे युवा, हम लोगों ने बहुत काम किया, माध्यमिक शिक्षा तक को बहुत इंतजाम कर दिया, लेकिन हमने देखा कि हमारे युवा जो 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं उसमें से मात्र 13% हमारे युवा उच्च शिक्षा की ओर जा पाते हैं। इसका कारण है हमारे समाज में साधन की कमी है। हर परिवार के लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि अपने सभी बेटे बेटियों को आगे पढ़ा सके, कॉलेज में भेज सके। इसलिए हम लोगों ने अपने पहले निश्चय, युवाओं के निश्चय में एक कार्यक्रम तय किया कि हमारे जो भी युवा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे उनको हम 4 लाख रुपए की सीमा तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे ताकि वो माता पिता पर बोझ डाले बगैर अपने बलबूते पर आगे बढ़ सके। हमारे बहुत सारे युवा हैं जो रोजगार की तलाश करते हैं। अब रोजगार के लिए कहीं दरखास्त देगा तो उसको इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू लेटर आता है, उसके लिए घर से निकलकर बाहर जाना। जब वो बाहर जाएगा तो जब भी बाहर जाएगा तो वहां पहुंचने के लिए बस भाड़ा चाहिए, रेल भाड़ा चाहिए, दूसरे शहर में जाएगा तो ठहरने का खर्चा चाहिए, खाने का खर्चा चाहिए। क्योंकि माँ बाप अभाव के कारण, निर्धनता के कारण अपने बेटे बेटियों को हर बार
इतनी मदद करने की स्थिति में नहीं होते हैं। नतीजा होता है कि अवसर रहते हुए भी उसका लाभ हमारे ढेर सारे युवा नहीं उठा पाते। इसलिए ऐसे युवाओं को जो 20 से 25 साल की आयु सीमा में है, अगर रोजगार तलाशते हैं तो साल में 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये का स्वयं सहायता भत्ता देने का हम लोगों ने निर्णय किया और उसको लागू भी कर दिया। और तीसरा है, अगर रोजगार तलाशिएगा तो रोजगार पाने लायक भी बनना है। आज जिस प्रकार का समाज है, इसमें कंप्यूटर के ज्ञान के बिना कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल सकता। दूसरी बात है कि बोलने की कला आनी चाहिए, हिंदी के साथ साथ कुछ अंग्रेजी भी बोलने की कला चाहिए, और इसके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम बनाया, और कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पढ़ने के बाद जो भी युवा, लड़का हो या लड़की, अगर इच्छुक है तो उनको कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से कंप्यूटर का, भाषा का और व्यवहार का कौशल सिखा रहे। हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र इसीलिए बना, और उस पर भी काम शुरू हो गया 2 अक्टूबर से। और इसके लिए दरखास्त देने के लिए कहीं कलेक्ट्रेट में नहीं जाना है, सब डिवीजन ऑफिस में नहीं चक्कर काटना। इसके लिए पूरे बिहार में हमने प्रत्येक जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बना दिया। आपके भागलपुर में भी बन गया। वहां लोग जाते हैं, तारीख मिलती है, उस तारीख को आते हैं, उस दिन उनके कागज पत्तर को देखकर उनके काम को आगे बढ़ाया जाता है पूरी तैयारी करके। और जान लीजिए, अपने बिहार में बाढ़ आई बीच में, और तब भी हमने निर्णय कर दिया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से हम जितना भी हमारा जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र है उसको चालू करके वहीं से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम, स्वयं सहायता भत्ता की स्कीम और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्त करने की स्कीम चालू करेंगे। और आपको यह जानकर खुशी होगी, बाढ़ आने के बावजूद कई जगह पर जो जिला निबंधन केंद्र बन रहे थे, वहां पर निर्माण कार्य के लिए निर्माण की जो सामग्री थी उसको नाव से ले जाना पड़ा बाढ़ के पानी के चलते। लेकिन हमने कहा कि भाई ये निश्चय है, शुरू होना है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को पूरे बिहार में हमने शुरू किया। और इस निश्चय यात्रा के दौरान जाकर हम उसी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र DRCC को देखते हैं, जो यूथ है उनसे बात करते हैं, और भी जो देख रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं कि कहां कोई दिक्कत है, अभी जानकारी युवाओं को है या नहीं, तो उसमें और सुधार करने जा रहे हैं। नहीं बना सकता, उसका भी ऐलान होगा कि जो लोग उसके बारे में जानकारी चाहता है, इन योजनाओं के बारे में, उनको एक निश्चित समय पर प्रतिदिन आमंत्रित किया जाएगा, और जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में आएंगे, उनको एक एक बात बताया जाएगा। और अगर वो दरखास्त देना चाहेंगे तो वहीं से दरखास्त दिलवाने का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। आज तो लोग अखबार में पढ़ के, विज्ञापन में पढ़ के जान रहे, अब यह भी घूमते घूमते हमने फैसला किया। तो इस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, और बहुत सारे हमारे युवा हैं जो आगे पढ़ते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, अब मोटा मोटा किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर सब चीज उपलब्ध है। डाउनलोड करके काम की बात को लोग जान सकते हैं, ज्ञान की बातों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए हमने यह भी निर्णय किया, उस निश्चय का अंग है, कार्यक्रम बनाया कि हरेक सरकारी कॉलेज में और हरेक सरकारी विश्वविद्यालय में हम मुफ्त में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे युवा जरूरत की चीजों को डाउनलोड करने और उसका लाभ उठाएं। हम एक ही बात अपने युवाओं को कहेंगे, पटना में अशोक राजपथ पर 20-22 किलोमीटर में मुफ्त में वाईफाई की सुविधा हमने 4 साल पहले उपलब्ध कराई थी। उसका विश्लेषण किया तो पता चला इस वाईफाई की सुविधा का लाभ लोग फिल्म को डाउनलोड करने के लिए कर रहे हैं। अब हम कॉलेज में, विश्वविद्यालय में ये सुविधा देने जा रहे हैं। हम सारे छात्र छात्राओं को कहेंगे कि ज्ञान की बात डाउनलोड करिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। इसी तरह से ऐसे भी बहुत सारे हमारे युवा हैं जो उद्यमशील हैं, वो कहीं नौकरी नहीं तलाशते,
उनमें इतना सामर्थ्य है, वो इतने उद्यमी हैं कि वो चाहते हैं कि अपने बलबूते पर कोई ना कोई उद्यम करें और दूसरों को रोजगार दें। तो वैसे उद्यमशील युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए उस निश्चय के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया गया। और जो भी वैसे उद्यमी अपना कोई उद्योग लगाएंगे, अपना कोई कारोबार शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे, उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने उद्यम को बना ले और उसको आगे बढ़ाएं और दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हो सके। तो युवाओं के लिए आर्थिक हाल युवाओं को बल के 5 कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसके बाद जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने के लिए कुछ संस्थान भी होने चाहिए। भागलपुर में तो उपलब्ध है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले जहां जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने अपने निश्चय में इस बात की घोषणा की कि प्रत्येक जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और 5 नए और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। हर जिले में महिलाओं के लिए ITI की स्थापना की जाएगी। हर जिले में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की जाएगी और हर सब डिवीजन में ITI संस्थान खोले जाएंगे और ANM स्कूल कायम किया जाएगा। और इस पर भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और उसके लिए जमीन आदि उपलब्ध करके उसको क्रियान्वित करने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह जाकर देख रहे हैं काम की क्या स्थिति है, जमीन मिली वो सही जगह पर है या नहीं। सारे जनप्रतिनिधियों के साथ विमर्श करते हमने कमिश्नरी वाइज शुरू किया था और उसमें भी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी शराबबंदी पर जो महिलाओं का सम्मेलन हो रहा था और इस बार उसकी भी समीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से घूम करके जो हमारे निश्चय हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन और 7 में से ये 3 निश्चय की हमने चर्चा की, उसका 4 निश्चय है। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर को बिजली का कनेक्शन, ये हमारा 4 निश्चय और इस पर काम शुरू हो गया। विकेंद्रित तरीके से काम शुरू हो गया। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर, शहरों में, नगर निकायों में, वार्ड स्तर पर सबके सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और जन सहयोग से हम योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने जब इसका हम लोगों ने ऐलान किया और अब जब लागू करने का निर्णय किया तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं अगले 4 वर्षों में हम अपने 7 निश्चय के तमाम स्कीमों को पूरे तौर पर क्रियान्वित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। और जब कोई भी काम होगा एक ग्राम पंचायत में तो बारी बारी से होगा, हर साल 3 वार्ड 4 वार्ड में काम होगा, तो धैर्य रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक वार्ड में हो रहा तो परेशान हो जाइए कि हमारा वार्ड में नहीं शुरू हुआ, अरे सबके वार्ड में शुरू होगा। और वार्ड का प्राथमिकता से चयन किया गया जहां सबसे अधिक शोषितों की, पीड़ितों की आबादी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको प्राथमिकता देकर वहां से शुरू किया गया। लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी जो भी योजनाएं होती हैं वो सार्वभौम होती है, सबके लिए होती है। साइकिल योजना सब लड़की को मिल रहा है। हमने आज तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जो कुछ लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं। हम सब लोगों की योजना में यकीन करते हैं, तो ये सब के लिए होगा। और इसके अलावे आप सबको मालूम है कि बहुत बड़ा काम सुशासन के लिए किया गया है। लोगों की बड़ी शिकायतें रहती, अब शिकायत के निवारण का अधिकार कानूनी तौर पर हमने बिहार के लोगों को दिया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाया गया 2015 में और 2016 के 5 जून को लागू किया गया। 5 जून का दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में
5 जून के दिन ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसलिए उस दिन को चुना गया और उस दिन से ये लोक शिकायत निवारण केंद्र चालू हो गया। हमने कई जगहों पर जाकर देखा, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं क्या बताऊं, मैं आप सबसे कहूंगा कि अब शिकायत कोई है, चाहे थाना से संबंधित शिकायत हो, चाहे जमीन का संबंधित शिकायत हो, अतिक्रमण का शिकायत हो, किसी चीज से संबंधित हो शिकायत, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है उससे शिकायत हो, कोई भी शिकायत हो, शिकायत के लिए हर अनुमंडल में और जिला में शिकायत निवारण केंद्र बना है। वहां दरखास्त दे दीजिए, 7-8 दिन के बाद डेट पड़ता है, तारीख मिलती है सुनवाई की और आवेदक को बुलाया जाता है शिकायतकर्ता को, और साथ साथ जिसके विरुद्ध शिकायत है, जिस विभाग के विरुद्ध, उसके अधिकारी आते हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकारी दोनों को आमने सामने बिठाकर समस्या का समाधान करवाते, पूरी सुनवाई करते और फैसला होना। मैं बताऊं, अनेक जगहों पर मैं गया और एक जगह हम बैठे हुए थे जब शिकायत के निवारण की सुनवाई चल रही थी। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि हमको बिजली का बिल ज्यादा आया, उसको बिजली का बिल आ गया था 28,000 रुपये का। वो कहा हम गरीब आदमी, हमको इतना बिजली का बिल कहां से आ गया। जब उसने शिकायत किया और जब नोटिस गया बिजली विभाग के अधिकारी को, और जिस दिन सुनवाई की तारीख थी हम वहां पर बैठे थे, हम निरीक्षण करने गए, बिजली विभाग के इंजीनियर भी आकर बैठे हुए थे। जब पूछा लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने कि इनकी ये शिकायत है बताइए, तो बिजली विभाग के इंजीनियर ने कहा कि इनकी शिकायत जायज है, हमने जांच किया, इनके बिजली का बिल 28,000 रुपया नहीं होना चाहिए था, इनका बिजली का वाकई बिल है 800 रुपये का। ये जान लीजिए, कहीं रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लोक शिकायत निवारण केंद्र पर जाइए और आपके समस्या का समाधान होगा। हम आपको बताना चाहते कि कुल जो शिकायतों की संख्या है 6 महीने में, यानी अब तक कह लिए 6, अब तो 7 महीना हो गया, कुल शिकायत आए हैं बिहार भर में 1,13,116। और आपको मालूम है 60 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करना। अब तक 89,937, यानी 1,13,000 में से समय पर 90,000 शिकायतों का निपटारा हो गया। ये बिहार में पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है। हमने जब 2011 में लोक सेवा कानून बनाकर लोगों को सर्टिफिकेट के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता था, जेब से कुछ निकाल कर देना पड़ता था, तो हमने जब कानून बनाया और देश के दूसरे राज्यों से लोग आकर इसका अध्ययन करने आए और दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुकरण किया। अब उसी तरह से लोक शिकायत का निराकरण, अगर लोगों के शिकायत का निराकरण होगा तो लोगों का विश्वास शासन और व्यवस्था पर होगा, लोकतंत्र के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। तो ये सब काम हो रहा और इस निश्चय यात्रा के दौरान हम उसको भी देख रहे हैं। और इसके अलावा आप जो महिलाएं बैठी हैं, आप सब लोगों ने मांग की थी 2015 में 9 जुलाई को महिलाओं के एक सम्मेलन में भाषण देकर हम बैठे, पीछे से कुछ महिलाओं ने मांग की शराब बंद कर दीजिए। हम माइक पर दोबारा आए और हमने कह दिया अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू करेगा। फिर से जनादेश दे दिया बिहार के लोगों ने। जब सरकार बनी 20 नवंबर को, 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस होता, उस दिन हमने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से के पहले नई उत्पाद नीति बनाकर शराबबंदी लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल से लागू कर दिया। 5 अप्रैल को तो शहरों से भी बंद कर दिया, तो पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। और कितना फायदा हुआ इसका, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई। अपराध के जो आंकड़े हैं अगर तुलना करिएगा पिछले साल जो 1 अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 के आंकड़ों का, अगर 1 अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016 तक के अपराध के आंकड़ों की तुलना की जाए तो पूरे बिहार में हत्या में 23% की कमी आई, डकैती में 23% की कमी आई, लूट में 19% की कमी आई, फिरौती हेतु अपहरण में 42% की कमी आई, भीषण दंगा में 33% की कमी आई, सड़क दुर्घटनाओं में 19% की कमी आई। तो अपराध के आंकड़े अब गिर रहे हैं
ये फायदा हुआ। और यही नहीं, माहौल कितना बेहतर हुआ। अभी ललन बाबू बोल रहे हैं कितना बेहतर माहौल हुआ। भाई जिस घर के लोग शराब पीते थे, कमाई का ज्यादा पैसा शराब में बर्बाद करते थे और शाम में जब घर लौट कर आते थे तो घर में झगड़ा करते थे। आज माहौल कितना बदल गया शराबबंदी के बाद। जो पति शराब पीकर आता था, झगड़ा करता था, वही पति आज हंसते मुस्कुराते शाम में घर आता है, अब बाजार से सब्जी खरीद कर ले जाता है घर के लिए। इससे बड़ा और क्या परिवर्तन? व्यवहार का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, इससे बड़ा कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। हम लोग सिर्फ राजकाज चलाने के लिए नहीं है। आखिर जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आया तो सरकार चलाने का क्या मतलब? इसलिए हमने समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में ये कदम उठाया। बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की, विरोध किया, मजाक उड़ाया, विरोध किया। तो हमें हमेशा स्वामी विवेकानंद जी का वो कथन याद आता है। उन्होंने कहा था कि जब कोई अच्छा काम करोगे तो शुरू में कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद विरोध करेंगे और बाद में सब साथ हो जाएंगे। तो हमने मजाक झेल दिया, विरोध झेल लिया और हमको पूरा यकीन है कि अंत में सब साथ आ जाएंगे। और इसीलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम कल होने वाला है। और ये कुछ लोग हमारी आलोचना क्या करते हैं, कहते भाई 5,000 करोड़ रुपया सरकार को नुकसान हो गया, राजस्व का नुकसान। हमने कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि शराबबंदी से बिहार के निवासियों का 10,000 करोड़ रुपया बच गया। वो शराब में बर्बाद करते थे, अब वो बच गया, अब घर के काम में आ रहा है। आपको मालूम है दूध की खपत बढ़ गई। हमने एक सर्वेक्षण करवाया, दूध की खपत बढ़ गई 11%, मिठाई की बिक्री बढ़ गई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, सबकी बिक्री बढ़ गई। और इसके बाद कपड़ा लत्ता की बिक्री बढ़ी। ये जो सिला सिलाया कपड़ा है, रेडीमेड गारमेंट और होजरी, उसकी बिक्री 44% बढ़ गई। अब घर के बच्चों के लिए और अपने लिए लोग कपड़ा खरीदने लगे। और आपको मालूम है अब लोग कपड़े पर ध्यान देने लगे, अब कपड़ा सिलवाने लगे। नतीजा क्या हुआ है? पिछले 7 महीने में सिलाई मशीन की बिक्री में 19% का इजाफा हुआ। 19% सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई। अरे सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी, इसका मतलब साफ है कि कपड़ा सिलाने वालों की संख्या बढ़ गई। तब तो सिलने वाले को सिलाई मशीन खरीदना पड़ रहा। तो इस प्रकार से 10,000 करोड़ रुपया बच रहा है, तब अच्छे कामों में खर्च हो रहा है, उससे समाज बढ़ेगा। ये 5,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आने से विकास नहीं होगा। लोगों का 10,000 करोड़ रुपया परिवार की बेहतरी के लिए खर्च होगा, उसमें समाज आगे बढ़ेगा, उसमें प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो ये काम किया गया। आज चारों तरफ खुशी है, लेकिन सिर्फ आनंद में मत रहिए, खुश मत रहिए। तरह तरह के लोग होते हैं। जो कुदरत ने इंसान बनाया है, अनेक किस्म के इंसान होते हैं, अच्छे भी होते हैं और गड़बड़ मानसिकता वाले भी होते हैं। अभी भी कठोर कानून और सब के बावजूद कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो धंधा करता झारखंड, यूपी, बंगाल, हरियाणा कहीं से शराब लाके उसको चोरी छिपे लाकर पीने वाले को देता। तो ये इस पर पूरी नजर है, कड़ाई की जा रही है, लेकिन आपके नजर के बिना यह पूरे तौर पर कामयाब होना संभव नहीं है, इसकी कामयाबी संभव नहीं है। इसलिए आपकी मांग पर हुआ, आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता है, इसलिए हमेशा सजग रहिए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहिए। यह भी देखिए कि शराब पीना छोड़ दिया है, कहीं गांजा, भांग, अफीम या दूसरे मादक द्रव्यों का सेवन तो नहीं करने लगा। समझाइए, बुझाइए, नजर रखिए। कोई गड़बड़ धंधा करे, नजर रखिए, पुलिस को खबर करिए। और हम हर जिले में जाकर समीक्षा कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। पूरी कार्रवाई हो रही है। जहां कार्रवाई में कोई कमी दिखेगी, वैसे अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है
आपकी चेतना, आपका संगठित रहना, और इसी को ध्यान में रखकर कल से 2 महीने का लगातार शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में अभियान शुरू हो रहा है। आपसे अपील है उसमें शामिल होइए। और कल का दिन शनिवार 21 जनवरी, कल ही पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनेगी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में खड़ा होंगे। पूरे बिहार में 11,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगेगी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा होंगे। 2 करोड़ के लोगों के भाग लेने की संभावना। आज हम सुबह हरदासपुर जा रहे थे, हरदासपुर है नाम, वहां जब जा रहे थे वहां हमने देखा 3 किलोमीटर दोनों तरफ हाथ थाम के नहीं, कतार में लोग खड़े हैं। अगर वो हाथ थाम कर खड़े होंगे तो 2 कतार में दोनों तरफ लोग थे, 3.5 गुना 2, 7 किलोमीटर। अगर हाथ थाम कर खड़े होंगे तो उसके लिए कम से कम 15 किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी। अब सोच लीजिए, अब इतनी जागृति आई है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। और कल जो मानव श्रृंखला निर्मित होगी उस कार्यक्रम में आप सब शामिल होइएगा, क्योंकि जब शामिल होइएगा और 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, इतनी लंबी मानव श्रृंखला बनेगी, तो इसका संदेश साफ जाएगा कि पूरा बिहार शराबबंदी के पक्ष में है, पूरा बिहार नशा मुक्ति के पक्ष में है और आप कोई इसके विरोध में नहीं है। यह संदेश जाएगा, एकजुटता का संदेश जाएगा, तो 2 नंबर के कारोबारियों को भी समझ में आ जाएगा कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अंदर जाएंगे, गड़बड़ करना बंद करो, बेहतर काम करना शुरू करो। तो यह सब भी है। तो इसलिए आप सबसे हम अपील करेंगे कि आप सब लोग भारी संख्या में कल के मुहिम में शामिल होइएगा। और एक चीज और हम कहना चाह रहे हैं, जो ताड़ी निकालते थे, बेचते थे, अब हमने कहा था कि ताड़ी बंद, नीरा पीजिए। सुबह सूर्योदय होने के पहले अगर तार से जो ताड़ी उतारते हैं उसमें दूसरे प्रकार का लवणी होता है, उसके अंदर चूना लगा रहता है और उसमें जब चुन करके वो जमा होता है तार का वो रस, तो वो नीरा बन जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अब नीरा पर पूरा काम हुआ और हमने कहा था सब, इसमें कई विभाग हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। हमने लक्ष्य दिया है कि फरवरी मार्च तक ये काम पूरा कर लीजिए, ताकि जो तार से नीरा निकले और स्थानीय स्तर पर जो नीरा पिएंगे बचेगा, वो नीरा इकट्ठा करके उसके उत्पाद बनेंगे, उससे गुड़ बनेगा। इतना स्वादिष्ट गुड़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं अपना अनुभव। अभी 17 तारीख को राजगीर में कैबिनेट की मीटिंग थी। उस कैबिनेट की मीटिंग में नीरा के गुड़ का बना हुआ पेड़ा सबको परोसा गया और इतना स्वादिष्ट पेड़ा वो था, आप खाइएगा तो बड़ा प्रसन्न होइएगा। तो नीरा से बहुत कुछ निकलेगा। और आज जो ताड़ी उतारने वालों को जो आमदनी है उससे बहुत ज्यादा आमदनी नीरा से होगी। तो इसके लिए सारी कार्रवाई, इसके लिए नीरा के प्रसंस्करण, गुड़ आदि बनाने के लिए 3 जगहों का चयन किया गया है। उन सभी जगहों पर उद्योग भी लग रहा है, तो उसका प्लांट लग रहा है, इसलिए यह सब भी किया जा रहा है। तो आप सबसे एक ही आग्रह कि कल का जो मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है उसमें सब लोग एकजुट होकर शामिल होइएगा। शामिल होइएगा कि नहीं? जो शामिल होने वाले हैं जरा हाथ उठा करके बताइए। बहुत धन्यवाद। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आप सबने आज संकल्प ले लिया कि हम कल के मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। बहुत शांति के साथ शामिल होइएगा। और एक बात हम और कहेंगे, समाज में जब प्रेम और सद्भावना का माहौल है इस शराबबंदी के पक्ष में, हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, सब शराबबंदी के पक्ष में है। तो शराबबंदी के पक्ष में जो अभियान चलेगा, नशा मुक्ति का जो अभियान चलेगा, वो सांप्रदायिक सद्भाव का भी प्रतीक है। और आप सबसे यही अपील करेंगे कि समाज में प्रेम का और सद्भाव का माहौल बनाए रखिएगा। यही हम आप सबसे आग्रह करते हैं। कल हम भागलपुर आए, हमने भागलपुर में जो समीक्षा की
तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो चंपा नाला है जिससे आप लोग आते हैं और उसमें कई तरह की कठिनाई होती है पुराने पुल के कारण, तो चंपा नाला के पुल पर निर्माण कार्य चल रहा है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जितना जल्दी और तेजी से संभव हो काम करिए। और फिर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए भोलानाथ फ्लाईओवर का भी निर्माण कराया जाएगा। रेलवे से एनओसी मिला है, जीएडी का अप्रूवल उनसे होना है और इसके बाद उसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। आप सबको मालूम है, पूर्व में भी हमने कहा है, एक तो आप जानते हैं सुल्तानगंज से अगवानी घाट एक नया पुल बन रहा है गंगा नदी पर, और विक्रमशिला सेतु के समानांतर भी राज्य सरकार का निर्णय है कि हम और एक और सेतु का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए उसकी फिजिबिलिटी का अध्ययन हो चुका है और अब डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के चयन के लिए निविदा की प्रक्रिया भी चल रही है। तो हमको मालूम है हमारे लिए भागलपुर पूरे बिहार के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो यहाँ लोगों को सुविधा हो। और अब तो ये जो विक्रमशिला सेतु है उसके उत्तर जाइएगा तो कोसी नदी पर भी विजय घाट में पुल बन गया, उसका भी अप्रोच, तो यातायात और बढ़ेगा। और इसके बाद हम लोगों ने कल ओवरलोडिंग के बारे में भी चर्चा की है। दोनों जिले के लोगों ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की है और पूरी सख्ती बरतेंगे। एक तरफ हम लोग सड़क बनाते हैं, दूसरी तरफ लोग ओवरलोड करके बालू और गिट्टी ढोते हैं, सड़क को तोड़ते हैं। यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, सबको नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इन सारे चीजों के बारे में बात हुई है। भागलपुर शहर के बाईपास के निर्माण के कार्य को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने का लक्ष्य हमने दिया है कि आप जून जुलाई तक इस काम को जरूर पूरा कर दीजिए। तो ये सारी बातें जो भागलपुर के विकास के लिए आप सबकी सुविधा के लिए जो भी जरूरी है वह भी काम हम लोगों ने किया है इस निश्चय यात्रा के सिलसिले में। तो इन्हीं शब्दों के साथ और अंत में आप सबने कल मानव श्रृंखला में शामिल होने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब जो इस चेतना सभा में उपस्थित हुए, जो मंजूषा कला है उससे संबंधित एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी ओर से होनी चाहिए। ये प्रतीक चिन्ह आप ही की ओर से है और आप ही के द्वारा आपके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे कमिश्नर साहब और डीएम साहब प्रदान कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। और अब धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु